बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटा आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का आज लेक्चर नंबर 5 है और आज आपका टॉपिक होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। इससे पहले आपने होम्योस्टेसिस इन प्लांट देखी थी, आज हम देखेंगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। इंसान के अंदर होम्योस्टेसिस कि इंसान किस तरह बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियों के बावजूद अपने अंदरूनी हालात को बरकरार रखता है या एतदाल में रखता है। ठीक हो गया। हाउ द ह्यूमन मेंटेन इट्स इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट आर एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट द चेंजेस in the external environment. So today's topic is homeostasis in humans. Like other complex animals, humans have a highly developed system for homeostasis. Like other complex animal, दूसरे पेचीदा जानवरों की तरह humans have a highly developed system for homeostasis. इंसान के पास भी होम्योस्टेसिस के लिए क्या मौजूद होते हैं? सिस्टम मौजूद होते हैं। इंसान के पास होम्योस्टेसिस के लिए सिस्टम मौजूद होते हैं। द फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गन्स विच वर्क फॉर होम्योस्टेसिस। मदरजा झेल ऑर्गन हैं जो इंसान में होम्योस्टेसिस के लिए काम करते हैं। द फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गन विच वर्क फॉर होम्योस्टेसिस। मदरजा झेल वो ऑर्गन है जो इंसान में होम्योस्टेसिस के लिए काम करते हैं। बेटा आपसे पूछा जा सकता है इंसान में होम्योस्टेसिस के लिए कौन से ऑर्गन होते हैं। एक आपने लंग्स के बारे में लिखना होता है, स्किन के बारे में और किडनीज के बारे में। अगर कहे ऑर्गन कौन से तो 3 लिख देना, फेफड़े, जल्द और गुर्दे। फेफड़े, जल्द, गुर्दे ये इंसान में होम्योस्टेसिस के लिए क्या है? 3 ऑर्गन हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके सबको पढ़ लेते हैं बेटा कि लंग्स के बारे में। लंग्स रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है बेटा जो फेफड़े होते हैं वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को, ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। एंड कीप इट इन बैलेंस, और फिर इसका तवाज़ुन भी बरकरार रखते हैं। कहाँ पे? खून के अंदर, जिस्म के अंदर। फेफड़े ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और इसका बैलेंस बरकरार रखते हैं। स्किन की बात करें, स्किन परफॉर्म द रोल इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जल्द के 2 काम होते हैं बेटा। स्किन हमारा जो टेम्परेचर है उसको बरकरार रखती है। जो स्किन है बेटा, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसको क्या रखती है? मेंटेन करती है। एंड आल्सो रिमूव, दूसरा काम, पहला काम टेम्परेचर को मेंटेन रखना, और आपको पता है टेम्परेचर को मेंटेन रखना क्या कहलाता है बेटा? थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। सो स्किन का मेन काम थर्मो रेगुलेशन है। दूसरा काम रिमूवल ऑफ द एक्सेस वाटर एंड साल्ट, और जायद पानी और जायद नमकियात को भी जल्द क्या करती है? निकालती है। किडनीज की बात करें, किडनीज फिल्टर एक्सेस वाटर एंड साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम ब्लड एंड फॉर यूरिन। सो बेटा यहाँ पे 2 MCQs आपसे पूछे जाते हैं कि किडनीज क्या बनाते हैं? यूरिन बनाते हैं। किडनीज क्या बनाते हैं? यूरिन बनाते हैं, जो कि क्या कहलाता है? स्मॉल, जो हमारा छोटा पेशाब होता है उसको यूरिन बोलते हैं। सो किडनी यूरिन बनाते हैं। किस चीज़ को फिल्टर करते हैं? ये दूसरा MCQs है। फिल्टर द ब्लड, याद रखना बेटा। किडनीज क्या करते हैं? किडनीज फिल्टर करते हैं। किसको? ब्लड को, याद रखिएगा, MCQs है। किडनीज फिल्टर द ब्लड, और क्या बनाते हैं? यूरिन बनाते हैं। किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड मेक्स द यूरिन, ये आपका MCQs है। सो किडनी फिल्टर। अब ब्लड से क्या क्या चीज़ फिल्टर करते हैं बेटा? तो ब्लड से, गुर्दे जो होते हैं खून से क्या क्या फिल्टर करते हैं? वाटर फिल्टर करते हैं, ठीक है, साल्ट फिल्टर करते हैं बेटा, यूरिया फिल्टर करते हैं, और यूरिक एसिड फिल्टर करते हैं, और बनाते क्या है? यूरिन। किडनी फिल्टर द वाटर, द साल्ट, द यूरिया एंड द यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म द यूरिन। आगे चलते हैं। स्किन को आपने डिटेल में पढ़ना है।
स्किन को डिटेल में पढ़ने से पहले एक दफ़ा ऊपर वाला टॉपिक रिवाइज करें। आपने टॉपिक स्टार्ट किया होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन, इंसान के अंदर होम्योस्टेसिस। लाइक अदर कॉम्प्लेक्स एनिमल, ह्यूमंस हैव हाईली डेवलप्ड सिस्टम फॉर होम्योस्टेसिस। दूसरे तरक्की याफ्ता जानवरों की तरह इंसान के अंदर भी होम्योस्टेसिस के लिए तरक्की याफ्ता सिस्टम मौजूद होते हैं। द फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गन विच वर्क फॉर होम्योस्टेसिस इन मैन। मदरजा झेल वो ऑर्गन है जो इंसान में होम्योस्टेसिस करते हैं। लंग्स रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस। फेफड़े ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और इसकी मिकदार को बरकरार रखते हैं। स्किन परफॉर्म रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड आल्सो रिमूव एक्सेस वाटर एंड साल्ट। जो हमारी जल्द होती है बेटा वो हमारा टेम्परेचर भी बरकरार रखती है और हमारे जिस्म से ज़ायद पानी और नमकियात को भी बाहर निकालती है। द किडनीज फिल्टर एक्सेस वाटर, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम ब्लड एंड फॉर यूरिन। गुर्दे खून से ज़ायद पानी, नमकियात, यूरिया और यूरिक एसिड को फिल्टर करते हैं और गुर्दे फिल्टर करके ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाते हैं। आगे हम स्किन को डिटेल से देखते हैं बेटा, स्किन को डिटेल से देखते हैं। वी नो दैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। बेटा हम जानते हैं हमारी जो स्किन होती है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं। एक अपर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है और दूसरी इनर लेयर होती है। बेटा आप अब स्किन को डिटेल से देख लेते हैं कि हम जानते हैं वी नो दैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। हम जानते हैं कि जो हमारी स्किन होती है उसमें कितनी लेयर होती हैं, 2 लेयर होती हैं। ये पढ़ने से पहले मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। ये बेटा हमारी स्किन है, ये जो आपको सामने नज़र आ रही है सपोज हमारी स्किन है, तो इसकी लेयर अगर देखें, लेयर ऑफ स्किन, स्किन की कितनी तहें होती हैं, 2 तहें होती हैं, 1 2। जो बेटा बाहर वाली होती है वो एपिडर्मस होती है। हमारी जल्द की 2 तहें होती हैं, एक ऊपर वाली तह होती है उसको एपिडर्मस कहते हैं, वो आउटर होती है और काम क्या करती है, कोई भी चीज़ जो आउटर वो शेप देती है और प्रोटेक्ट करती होती है बेटा। सो ऊपर वाली तह को एपिडर्मिस कहते हैं, वो बैरूनी तह होती है, वो हिफाजती तह होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और विदाउट ब्लड वेसल्स, याद रखना एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होती बेटा। सो जल्द की कितनी तहें, 2, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस बैरूनी हिफाजती तह है जिसके अंदर खून की नालियाँ नहीं होती विदाउट ब्लड वेसल, जबकि दूसरी लेयर डर्मिस है। ये कौन सी लेयर है बेटा, इनर लेयर है। और इसमें क्या होते हैं, कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। सेंसरी नर्व एंडिंग, नर्व की एंडिंग भी होती हैं जिससे हमें हार्ट, कोल्ड या जो दर्द वाली चीज़ें होती हैं उनका एहसास होता है। स्वेट ग्लैंड भी मौजूद होते हैं बेटा, इसमें आयल ग्लैंड भी मौजूद होते हैं, फैट सेल भी मौजूद होते हैं। सो इनर लेयर को आप डर्मिस कहते हो, वो एपी है डर्मिस, एपिडर्मिस डर्मिस के ऊपर, डर्मिस नीचे। सो डर्मिस इनर लेयर है और क्या रखती है, कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, सेंसरी नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, आयल ग्लैंड एंड फैट सेल्स। सो यहाँ से पढ़ लेते हैं हम नीचे से के वी नो दैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। हम जानते हैं कि हमारी जल्द में 2 तहें होती हैं। एपिडर्मिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, जो एपिडर्मिस होती है वो बैरूनी हिफाजती तह होती है एंड विदाउट ब्लड वेसल, और एपिडर्मिस में खून की नालियाँ नहीं होती। वाइल डर्मिस इज द इनर लेयर, जबकि डर्मिस अंदरूनी तह है कंटेनिंग ब्लड वेसल, जिसके अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। और कौन कौन चीज़ें होती हैं, एक ब्लड वेसल्स होती हैं बेटा इसके अंदर, एक सेंसरी नर्व की एंडिंग्स होती हैं। ये बेटा वो चीज़ें होती हैं जिनसे हमें कोई ठंडी चीज़ पड़ी हुई है उसका पता चल जाता है, गर्म चीज़ पड़ी है उसका पता चल जाता है, कि कोई चीज़ को टच करना हो उसका पता चल जाता है, कोई चीज़ नोकीली हो और फिर वो लगे तो उसे दर्द भी होता है। सो सेंसरी नर्व की एंडिंग भी मौजूद होती हैं, स्वेट ग्लैंड भी मौजूद होते हैं,
ऑयल ग्लैंड भी मौजूद होते हैं और फैट के सेल भी इस लेयर के अंदर मौजूद होते हैं। अब स्किन का काम देखते हैं। स्किन परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बेटा स्किन का मेन काम है थर्मो रेगुलेशन, याद रखना। स्किन का मेन काम क्या होता है? थर्मो रेगुलेशन। और आपको पता है बेटा थर्मो रेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। थर्मो रेगुलेशन ये मेन काम है आपकी स्किन का। तो स्किन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग और कंट्रोलिंग द बॉडी टेम्परेचर। आपके दर्जा हरारत को कौन बरकरार रखती है? जल्द आपकी जो है वो आपके टेम्परेचर को बरकरार रखती है। द थिन लेयर ऑफ द फैट सेल इन द डर्मिस। आपने अभी कहा था कि जो डर्मिस है वहाँ पे फैट के सेल्स होते हैं। डर्मिस के अंदर कौन से सेल्स होते हैं बेटा? फैट के सेल्स होते हैं। सपोज ये डर्मिस है और वहाँ पे कौन से सेल्स पाए जाते हैं? आपने कहा था फैट सेल मौजूद होते हैं। डर्मिस के अंदर कौन से सेल मौजूद होते हैं? फैट के सेल मौजूद होते हैं। और वो फैट के सेल मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? थिन लेयर बनाते हैं, पतली सी तह बना लेते हैं। फैट के सेल जो कहाँ मौजूद हैं? डर्मिस में मौजूद है। फैट के सेल डर्मिस में मौजूद होते हैं। वो डर्मिस में क्या बनाते हैं? थिन लेयर बनाते हैं, एक पतली सी लेयर बनाते हैं। वो लेयर क्या करती है? इंसुलेट द बॉडी। वो गैर मौसल का काम करती है, मतलब इंसुलेट कर देती है, जिस्म के अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती और ना बाहर की सर्दी को या हीट को अंदर नहीं आने देती। सो फैट सेल जो डर्मिस में होते हैं वो पतली तह बनाते हैं जो कि गैर मुसल का काम करती है। वो क्या कर लेती है? बॉडी को इंसुलेट करती है। सो द थिन लेयर ऑफ फैट सेल इन द डर्मिस इंसुलेट द बॉडी। इस तरह बॉडी का टेम्परेचर अंदर वाला मेंटेन रहता है। इसके अलावा कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल अटैच टू द हेयर फॉर गूज बम्प्स। बेटा स्किन में बाल भी होते हैं, स्किन में बाल भी होते हैं। और उसके बाद ये सपोज स्किन है और स्किन के ये स्किन के बाल हैं, ये स्किन है, ठीक है। और स्किन में क्या मौजूद होते हैं? ये स्किन होगी सारी आपकी। स्किन में बाल भी मौजूद होते हैं। और ये बेटा हेयर जो मौजूद हैं स्किन के अंदर होते हैं, ये किन के साथ जुड़े होते हैं? ये मसल्स के साथ जुड़े होते हैं। उन मसल्स को स्किन के मतलब हेयर के मसल्स बोलते हैं। जो आपके बाल होते हैं उनके भी मसल्स होते हैं जो उनको क्या करते हैं? सराउंड करते हैं। और जब ये मसल का काम सुकड़ना होता है, जब ये मसल्स क्या करते हैं बेटा? कंट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सुकड़ते हैं, तो क्या पैदा होते हैं? गूज बम्प्स पैदा होते हैं। गूज बम्प्स इसका मतलब होता है थरथराहट। क्या बेटा? थरथराहट पैदा होती है। ठीक हो गया। तो आपने क्या देखा? आपने कहा कि कंट्रैक्शन ऑफ द स्मॉल मसल अटैच टू द हेयर दे फॉर्म गूज बम्प्स। के जो हमारे बाल होते हैं उनके साथ छोटे मसल जुड़े होते हैं। और जब वही छोटे मसल क्या करते हैं बेटा? सुकड़ते हैं, तो क्या पैदा होती है? थरथराहट पैदा होती है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थरथराहट कैसे पैदा होती है, तो आप कहोगे कि कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल अटैच टू द हेयर फॉर्म गूज बम्प्स। के बालों के साथ जो छोटे मसल जुड़े होते हैं उन छोटे मसल के सुकड़ाव से, उनके सुकड़ने से क्या पैदा होती है? गूज बम्प्स पैदा होते हैं या थरथराहट पैदा होती है। अब बेटा दूसरे लफ्ज़ में बाल खड़े हो जाते हैं। बाल क्या हो जाते हैं? सारे बाल खड़े हो जाते हैं। जैसे ये मसल सुकड़ते हैं ये सारे बाल क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। और इससे इंसुलेटिंग ब्लैंकेट बनेगा वार्म एयर का। जो उनके अंदर की हवा होती है बेटा वो वहाँ पे स्टिल हो जाती है, रुक जाती है, और वो एक गरम कंबल का काम करती है, वार्म ब्लैंकेट का काम करती है। ठीक हो गया। और इस तरह जो अंदर का टेम्परेचर है वो क्या रहता है बेटा? बरकरार रहता है। सो इसको क्लियर कर लें कि कंट्रैक्शन ऑफ द स्मॉल मसल अटैच टू द हेयर फॉर गूज बम्प्स। गूज बम्प से क्या होगा? इट क्रिएट एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट। इससे एक गैर मुसल कंबल बनेगा ऑफ वार्म एयर इन द हेयर। उन बालों के अंदर एक गर्म हवा का गैर मुसल कंबल बन जाएगा। ठीक हो गया बेटा। आगे चलते हैं। उसकी तरह अच्छी मतलब हो जाएगी, हवा वहाँ पे रुक जाएगी जिससे वो गर्म भी हो जाएगी और इस तरह टेम्परेचर बरकरार रहेगा। इसके अलावा सिमिलरली स्किन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग cooling effect when sweat is produced by sweat gland and excess body heat escape through the evaporation.
सिमिलरली स्किन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कूलिंग, इसके अलावा हमारी जल्द हमें ठंडक भी देती है। व्हेन स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड, जब स्वेट ग्लैंड से क्या बनता है, स्वेट बनता है। एन एक्सेस बॉडी हीट एस्केप थ्रू द एवापोरेशन, फिर वो स्वेट क्या करेगा, वो पसीना क्या करेगा बेटा, बुखारात बनकर उड़ेगा। जब बुखारात बनकर उड़ेगा तो जिस्म की इजाफी हीट भी उसके साथ चली जाएगी और हमें क्या होगी, ठंडक महसूस होगी। इससे भी हमारा गर्मियों के मौसम में बेटा क्या रहता है, टेम्परेचर बरकरार रहता है। ये सर्दियों के मौसम में गूज बम्प्स बनते हैं, वो फैट की लेयर भी सर्दियों में हेल्प करेगी, गूज बम्प्स भी सर्दियों में हेल्प करेंगे और हमारा टेम्परेचर 37 रहेगा। जबकि गर्मियों के मौसम में स्वेट ग्लैंड एक्टिव होंगे, स्वेट ग्लैंड स्वेट बनाएंगे और स्वेट जब एवापोरेट करेगा, परस्पायरेशन होगी, तो हमें क्या फील होगी बेटा, ठंडक महसूस होगी। सिमिलरली स्किन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड एंड एक्सेस बॉडी हीट एस्केप थ्रू द एवापोरेशन। इसी तरह हमारी जल्द हमें ठंडक भी मुहैया करती है जब स्वेट ग्लैंड क्या होते हैं बेटा, एक्टिव होते हैं और वो स्वेट बनाते हैं और स्वेट जब बुखारात बनकर उठता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। इसके अलावा ये जल्द का दूसरा काम है बेटा एक्सक्रीशन, जल्द का दूसरा काम होता है एक्सक्रीशन। ये मेन काम नहीं है, एक्सक्रीशन बेसिकली किडनी करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत स्किन भी एक्सक्रीशन करती है, लेकिन स्किन का ये मेन काम नहीं है एक्सक्रीशन। मेन काम स्किन का थर्मोरेगुलेशन है, याद रखना, स्किन का मेन काम टेम्परेचर को बरकरार रखना बेटा, थर्मोरेगुलेशन। इसके लिए स्किन थोड़ी बहुत एक्सक्रीशन भी करती है। देखें कि मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर एंड साल्ट, द यूरिया एंड द यूरिक एसिड आर आल्सो रिमूव्ड इन द स्वेट। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म के बेकार मादे, मेटाबॉलिज्म के बेकार मादे जिसमें पानी, नमकियात, इजाफी चीज़ें हो रही हैं, इजाफी चीज़ें, मेटाबॉलिज्म के बेकार मादे जिसमें इजाफी पानी, नमकियात, यूरिया और यूरिक एसिड होते हैं, वो भी पसीने के ज़रिए क्या हो जाते हैं, हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं अगला एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लंग्स है। 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपने देखने हैं, स्किन देख लिया आपने, पढ़ लिया आप इसको अच्छी तरह। दूसरा हम देखने लगे लंग्स, लंग्स को भी आपने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया था। और तीसरा जिसको हम ज़्यादा डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, वो होगा किडनी, किडनीज, lungs. In the previous chapter we have learned how lungs maintain concentration of CO2 in blood. हमने पिछले चैप्टर्स में, पिछले लेक्चर्स में सीखा था कि फेफड़े किस तरह खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को क्या रखते हैं बेटा, बरकरार रखते हैं। हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, पिछले चैप्टर में सीखा था कि किस तरह फेफड़े खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिकदार को बरकरार रखते हैं। आवर सेल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन। हम जानते हैं कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के दौरान क्या बनाते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, जब वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। फ्रॉम सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द टिश्यू फ्लूइड एंड फ्रॉम देयर इनटू द ब्लड। ब्लड कैरी CO2 टू द लंग्स फ्रॉम वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। ये मैं पहले आपको डायग्राम से बता देता हूँ। ये बेटा हमारे सेल्स हैं, सेल्स के अंदर एक अमल हर वक्त होता है, उस अमल का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये अमल बेटा सेल के अंदर हर वक्त होता रहता है, ये अमल हर वक्त होता रहता है। अब ये क्या है बेटा, ये खून की कैपिलरी समझिएगा इसको आप, ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी। और जब ब्लड कैपिलरी है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ब्लड होगा। ठीक हो गया बेटा। और ये क्या है हमारे, ये सेल्स हैं, और इन सेल्स के अंदर कौन सा अमल हो रहा है, रेस्पिरेशन का अमल हो रहा है। और रेस्पिरेशन का अमल आप जानते हो कि ऐसा अमल होता है जिसमें खुराक में मौजूद एक सेल को मैं बड़ा भी करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इस एक सेल को हम बड़ा करके देख लेते हैं, और बहुत सारे सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, उनको छोटा, जैसे इधर आपने एक चीज़ देखनी है। आपको पता है कि ऐसा अमल जिसमें खुराक में मौजूद CH बॉन्ड्स को ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से तोड़ दे और नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बने, वाटर बने और एनर्जी बने। किस शक्ल में बने, ATP की शक्ल में। इस अमल को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये जो एक और बात बेटा, सेल्स के दरमियान फ्लूइड भी होता है। ये टिश्यूज़ जो है, एक जैसे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़। इन टिश्यूज़ के गिर्द एक फ्लूइड भी होता है, उस फ्लूइड को आप कहते हो टिश्यू फ्लूइड। उस फ्लूइड को आप क्या कहते हो बेटा, टिश्यू फ्लूइड। सो क्या होगा, सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन, सेल्स के अंदर
रेस्पिरेशन का अमल हुआ और रेस्पिरेशन में क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, टिश्यू फ्लूइड में चली जाएगी, और टिश्यू फ्लूइड से कहाँ जाएगी बेटा, ब्लड में जाएगी। और ब्लड क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले आएगा किसके पास, लंग्स के पास। और लंग्स क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाल देंगे। और इस तरह खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होने पाएगी। जो भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसे लंग्स के पास भेजा जाएगा और लंग्स उसको एक्सपायरेशन के जरिए जिस्म से निकाल देंगे। ठीक हो गया। तो आप कह सकते हो ना कि हमारे सेल में जब सेल रेस्पिरेशन का अमल होता है तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकल जाती है और एक फ्लूइड में जाती है। फ्लूइड का नाम टिश्यू फ्लूइड होता है, और टिश्यू फ्लूइड से वो कहाँ जाती है, ब्लड कैपिलरी में जाती है। ब्लड कैपिलरी में कौन मौजूद है, ब्लड। फिर ब्लड इसको कहाँ ले जाता है, फेफड़ों के पास ले जाता है, और फेफड़े इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। सो इसको देख ले बेटा, हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, हमने पिछले चैप्टर में ये बात सीखी थी कि फेफड़े किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को खून के अंदर बरकरार रखते हैं। आवर सेल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे सेल कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, जब वो सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल करते हैं। फ्रॉम सेल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू द टिश्यू फ्लूइड, सेल से वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकलेगी, टिश्यू फ्लूइड में, एंड फ्रॉम देयर इनटू द ब्लड, और टिश्यू फ्लूइड से कहाँ जाएगी, ब्लड में। ब्लड कैरी CO2 टू द लंग, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ले जाएंगे, और आपको पता है लंग्स वो जगह है फ्रॉम वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड आउट इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर हवा में भेज दिया जाता है। सो ये आज आपका टॉपिक था होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। अल्लाह हाफिज़।